फिल्म की शुरुआत में वो आदमी रोज कई बार टॉयलेट जाता था, लेकिन कभी भी टिश्यू इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि हर बार टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटे छोटे गोले बनाता, फिर उनका पानी निचोड़कर उन पर टूथपेस्ट लगा देता। धीरे धीरे उन सभी गोलों को जोड़कर उसने एक नकली चाबी तैयार कर ली। जब जेलर खाना खिलाने के लिए उसकी हथकड़ी खोलता तो वो मौका देखकर उस कागज की चाबी को लॉक के अंदर फंसा देता, ताकि जेलर के जाते ही वो हल्का सा धक्का देकर पहली जेल का दरवाजा खोल सके। लेकिन दूसरी जेल का दरवाजा पासवर्ड लॉक से बंद था। अब सवाल था कि उसका पासवर्ड कैसे पता लगाया जाए। तभी उसे खाने के साथ मिली दूध की बोतल देखकर एक आइडिया आया। उसने दूध के डिब्बे को पैर से दबाया और उसकी प्लास्टिक फिल्म निकाल ली। फिर मौका देखकर उस फिल्म को चुपके से पासवर्ड लॉक पर चिपका दिया। अब जब अगली बार जेलर दरवाजा खोलेगा तो दबाए गए नंबर उस प्लास्टिक पर साफ दिख जाएंगे। हालांकि उसे सिर्फ 4 नंबर दिखाई दिए, लेकिन उनका सही क्रम पता लगाने के लिए काफी समय चाहिए था। इसके बाद वो ऐसे वापस अपनी सेल में लौट गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये उसकी जेल से भागने की सिर्फ पहली चाल थी। अगर उसे सच में इस जेल से निकलना था तो उसे सबसे पहले एक छोटे से बंद कमरे तक पहुंचना पड़ता, क्योंकि उस कमरे के ठीक बगल में जेल का फायर स्टेशन था। इसलिए उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला कर दिया ताकि उसे सजा देकर उसी बंद कमरे में भेज दिया जाए। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने अपना असली खेल शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सीसीटीवी में पुराने दिन की रिकॉर्डिंग चला दी ताकि गार्ड्स को लगे कि सब सामान्य है। फिर उसने वेंटिलेशन का ढक्कन खोला और पाइप के रास्ते फायर स्टेशन तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से फायरमैन की यूनिफॉर्म पहन ली और फायर ट्रक के नीचे छिप गया। उधर उसके साथी पहले से तैयार थे। जेल के बाहर अचानक एक कार में धमाका हुआ और फायर ब्रिगेड तुरंत वहां पहुंच गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो अपने साथियों की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकला। जब तक जेल पुलिस को शक हुआ तब तक वो आदमी शहर से बहुत दूर जा चुका था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि भागने के बाद भी उसने शहर नहीं छोड़ा, बल्कि खुद पुलिस को फोन करके वापस जेलर के सामने पहुंच गया। असल में वो कोई अपराधी नहीं था, वो एक प्रोफेशनल जेल ब्रेक एक्सपर्ट था जिसका काम जेल की सुरक्षा को टेस्ट करना था। ये उसकी 18वीं सफल जेल ब्रेक थी, इसलिए लोग उसे कभी कैद न होने वाला आदमी कहते थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। उसके मिशन के तुरंत बाद एक गुप्त एजेंसी उसके पास आई और उसे दुनिया की सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड जेल को टेस्ट करने का ऑफर दिया। उस जेल में दुनिया भर के खतरनाक अपराधी और मौत की सजा पाए कैदी बंद थे। जब उसे पता चला कि इस मिशन का इनाम करोड़ों में है तो उसने बिना ज्यादा सोचे यह काम स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार का मिशन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन बनने वाला है। जेल में जाने से पहले उसने अपनी नई पहचान और सीक्रेट कोड अच्छी तरह याद कर लिया। इसके बाद उसके साथियों ने उसकी बांह में एक ट्रैकर इंजेक्ट कर दिया ताकि बाहर बैठे लोग हर समय उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकें। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो जेल के बाहर निकला तभी एक काले कपड़ों वाला आदमी उस पर हमला कर देता है। अगले ही पल उसे जबरदस्ती एक वैन में घसीट लिया जाता है। अंदर जाते ही वो लोग उसकी बांह में लगा ट्रैकर निकाल देते हैं और तुरंत उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। कुछ ही सेकंड में 200 किलो का रोंग अंकल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक हवा में लटकी हुई कांच की जेल में बंद पाता है। यहाँ हर काम उसी कांच के कमरे में करना पड़ता था, यानी उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। चारों तरफ सिर्फ कांच ही कांच था और ऊपर 180 डिग्री कैमरे लगातार उसे घूर रहे थे। इतनी हाई सिक्योरिटी देखकर मशहूर जेल तोड़ एक्सपर्ट रोंग अंकल भी घबरा जाता है। वह तुरंत जेलर को CIA वाला सीक्रेट कोड बता देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जेलर उसकी बात सुनकर भी बिल्कुल शांत रहता है और उल्टा उसकी निगरानी और बढ़ा देता है। तभी रोंग अंकल को समझ आता है कि वो किसी बहुत बड़ी साजिश में फंस चुका है। उधर उसके साथी भी उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पा रहे थे। जेलर खुद उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसे रोंग अंकल की खतरनाक पहचान के बारे में पता था। जेल में नया आने वाला कैदी होने की वजह से बाकी कैदी भी उसे घूरने लगे। तभी एक कैदी जिसका नाम अर्नो था वहां आता है और सबको पीछे हटने के लिए कहता है, वरना गार्ड्स की गन सबको उड़ा देगी। हैरानी की बात ये थी कि इतना खतरनाक दिखने वाला आदमी खुद रोंग अंकल से दोस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन रोंग अंकल जानता था कि यहाँ कोई भी भरोसे लायक नहीं है, इसीलिए शुरुआत में वो ज्यादा बात नहीं करता। कुछ दिनों बाद अर्नो नोटिस करता है कि रोंग अंकल लगातार जेल की हर चीज को ध्यान से देख रहा है। तब वो पूछता है कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। पहले तो रोंग अंकल मना कर देता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि इस जेल की सिक्योरिटी बाकी जेलों से कई गुना ज्यादा मजबूत है। यहाँ गार्ड्स 24 घंटे बिना रुके ड्यूटी बदलते रहते हैं। अकेले यहाँ से निकलना
लगभग नामुमकिन था। आखिरकार वो अर्नो से कहता है कि उसे आइसोलेशन रूम में जाना है और मदद चाहिए। अगले ही पल दोनों नकली लड़ाई शुरू कर देते हैं। गार्ड्स तुरंत पहुंच जाते हैं और रोंग अंकल को सजा के तौर पर आइसोलेशन रूम में डाल देते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही वो कमरे की कमजोरियां तलाशने लगता है। तभी अचानक तेज रोशनी उस पर पड़ती है, इतनी तेज कि उसकी आंखें खुलना मुश्किल हो जाती हैं। और वो सिर्फ लाइट नहीं थी, उसमें हीट सिस्टम भी लगा था। कुछ ही देर में पूरा कमरा आग के भट्ठे जैसा गर्म हो जाता है। फिर भी रोंग अंकल हार नहीं मानता और दर्द सहते हुए जमीन पर हाथ फेरता रहता है। तभी उसे वहां एक छोटी सी कमजोरी मिल जाती है। एक हफ्ते बाद दोनों फिर से जेल सेल में लौटते हैं। अर्नो उससे पूछता है कि वो पहले क्या काम करता था, लेकिन रोंग अंकल सीधा जवाब देने की बजाय कहता है कि अगर सच जानना है तो उसके लिए एक चिकना धातु का टुकड़ा लाना होगा। अर्नो जैसे ही वहां से जाता है वो चुपके से सारी बात जेलर को बता देता है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स रोंग अंकल को जेलर के सामने ले आते हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान भी वो कुछ नहीं बताता और सिर्फ दवा मांगता रहता है। आखिरकार जेलर उसे दवा दिलवाता है, मगर असल में रोंग अंकल के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा था। पता नहीं कितना समय बीत गया, फिर आखिरकार उसने अपने आदमियों को रुकने का आदेश दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद अर्नो अचानक मेज के नीचे घुस गया। दरअसल वो वहां छिपा हुआ नाली का ढक्कन निकालने गया था, क्योंकि वही एक चिकनी और मजबूत धातु की चीज थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। अर्नो की हालत देखकर आदमी को उसकी वफादारी पर भरोसा हो गया। तब उसने अपनी असली पहचान और यहाँ आने की पूरी कहानी बता दी। उसे अब समझ आ चुका था कि कोई चाहता है कि वो हमेशा के लिए इसी जेल में कैद रहे, लेकिन वो मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से भाग कर रहेगा और उस शख्स का पता लगा कर रहेगा जिसने उसे इस जाल में फंसाया है। कई दिनों की जांच के बाद उसे पता चला कि ये जेल सीधी ऊपर नीचे बनी हुई है। नीचे से लगातार पानी बहने की आवाज आती रहती थी। इससे उसे अंदाजा हुआ कि ये जेल किसी गहरी दरार या भूमिगत गुफा में बनाई गई है। लेकिन चाहे ये कहीं भी हो, एक ना एक रास्ता जरूर जमीन तक जाता होगा। इसलिए उसने तय किया कि अगर ऊपर की तरफ बढ़ते रहो तो बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। उसने अर्नो को समझाया कि आइसोलेशन रूम के नीचे पानी होने की वजह से वहां एल्यूमिनियम के बोल्ट इस्तेमाल होने चाहिए थे ताकि जंग न लगे, लेकिन जेल वालों ने स्टील का इस्तेमाल किया था और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि स्टील में जंग लगने के बाद अगर उसे तेज गर्मी दी जाए तो वह फैलने लगता है और आखिरकार बाहर निकल आता है। अर्नो जो धातु का टुकड़ा जान जोखिम में डालकर लाया था, वही अब उनके प्लान की सबसे अहम चीज बन चुका था। उन्होंने उसे टूथपेस्ट से चमकाया ताकि तेज रोशनी पड़ते ही वो बहुत जल्दी गर्म हो सके। पूरा प्लान तय करने के बाद दोनों फिर एक कैदियों वाले हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने एक दूसरे की मां को गालियां देते हुए नकली लड़ाई शुरू कर दी। इसी बीच आदमी ने चुपके से अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा छिपा लिया। हालांकि उन्हें पहले से पता था कि वहां की तेज रोशनी और गर्मी सहना आसान नहीं होगा। अंदर जाते ही आदमी ने तुरंत धातु के टुकड़े से एंकर बोल्ट को गर्म करना शुरू कर दिया। तेज लाइट की वजह से बोल्ट जल्दी गर्म होकर बाहर निकल आया। अब उसे बस यही तरीका बाकी सभी बोल्ट्स पर दोहराना था। इसके बाद उसने छिपाई हुई रोटी को मुंह में डालकर अच्छी तरह चबाया और फिर फर्श पर आवाज करके अर्नो को इशारा दिया। संकेत मिलते ही अर्नो जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि जेलर का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। उसी मौके का फायदा उठाकर आदमी ने चिपचिपी रोटी कैमरे पर फेंक दी, जिससे कैमरा पूरी तरह बंद हो गया। अब रास्ता साफ था। उसने आराम से लोहे की प्लेट हटाई और अंदर बने रास्ते में घुस गया, लेकिन अंदर की सिक्योरिटी उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। सारे दरवाजे पूरी तरह लॉक थे और खुल ही नहीं रहे थे। मजबूर होकर उसे पाइपों के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ा। उधर दूसरी तरफ जेलर आइसोलेशन रूम में पहुंच चुका था। उसे लगा अर्नो जेल की यातना सह नहीं पा रहा और पागल हो गया है, इसलिए वो वहीं खड़ा होकर उसका तमाशा देखने लगा। यही मौका आदमी के लिए सबसे बड़ा फायदा बन गया, लेकिन तभी उसे गलती से एक लोहे का बॉक्स टूट गया, जिससे पानी की पाइपलाइन फट गई। अगले ही पल तेज बहाव के साथ पानी अंदर घुसने लगा। काफी मुश्किल से पाइप के सहारे ऊपर पहुंचने के बाद जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। असल में जेल किसी भूमिगत गुफा में नहीं थी, बल्कि एक विशाल मालवाहक जहाज के अंदर बनाई गई थी। अब सवाल ये था कि क्या वो समुद्र में कूदकर तैरते हुए भाग सकता था? ये लगभग नामुमकिन था। ऊपर से जहाज पर भारी हथियारों से लैस गार्ड्स भी तैनात थे। मजबूरी में उसे वापस लौटना पड़ा। तब तक पानी आइसोलेशन रूम तक पहुंच चुका था। जेलर ने तुरंत आदेश दिया कि सभी कैदियों को वापस उनकी कोठरियों में ले जाया जाए। उधर दूसरी तरफ आदमी पूरी ताकत लगाकर वापस पाइपों के रास्ते रेंग रहा था। उसे हर हाल में गार्ड्स के आने से पहले आइसोलेशन रूम में लौटना था, वरना सब खत्म हो जाता। किस्मत से वह समय रहते वापस पहुंच गया और एक बड़ी मुसीबत से बच निकला। लेकिन जब जेलर खुद जांच करने आया तो उसे वहां कुछ निकले हुए बोल्ट दिखाई दिए। उसके आदमी बोले कि तेज पानी के बहाव की वजह से वो बाहर आ गए होंगे, मगर जेलर को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं
नहीं हुआ। ऑफिस लौटते ही उसने एक रहस्यमयी फोन किया। हैरानी की बात यह थी कि फोन के दूसरी तरफ आदमी का पुराना बॉस था। असल में वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। उसकी योजना साफ थी। वो चाहता था कि जेलर उस आदमी को जिंदगी भर इसी जेल में कैद रखे ताकि उसकी सारी संपत्ति आखिरकार उसके हाथ लग जाए। वहीं जेलर को चाहिए था नाम और शोहरत। अगर वो दुनिया के सबसे बड़े जेल तोड़ने वाले इंसान को जिंदगी भर बंद रखने में सफल हो जाता तो ये जेल देश की सबसे सुरक्षित जेल कहलाती और उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता। इसके बाद दुनिया भर के खतरनाक अपराधियों को यहीं भेजा जाता। आदमी को दोबारा भागने से रोकने के लिए जेलर ने उसकी मानसिक हालत तोड़ने का फैसला किया। हर रात सोते समय गार्ड्स जानबूझकर शीशों पर लगातार डंडे मारते ताकि वह ठीक से सो न सके। अगर वह जरा भी विरोध करता तो गार्ड्स अंदर घुसकर उसे बेरहमी से पीटते। दिन ब दिन होने वाली इस यातना ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि अब वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। गार्ड्स पहले उसे अधमरा करते, फिर अस्पताल ले जाकर इलाज करवाते और जैसे ही वह ठीक होता फिर से पिटाई शुरू कर देते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इसी बीच अर्नो हर वक्त उसका हौसला बढ़ाता रहा और कहता रहा कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और आदमी भी इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं था। उधर दूसरी तरफ उसके साथी आखिरकार उसकी लोकेशन पता लगाने में कामयाब हो गए। असल में वह जेल समुद्र के बीच चल रहे एक जहाज पर बनी थी। अब वहां से भागने के लिए सबसे जरूरी चीज थी जहाज की सही लोकेशन पता करना। आदमी को पता था कि अस्पताल वाला डॉक्टर दिल का अच्छा इंसान है। उसने पहले भी उससे इस बारे में पूछने की कोशिश की थी लेकिन हर समय गार्ड्स की निगरानी रहती थी। इस बार उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। उसने अर्नो से कहा कि वह उसे हल्का सा घायल कर दे ताकि इलाज के बहाने उसे फिर अस्पताल भेजा जा सके। लेकिन डॉक्टर इस बार भी कुछ बताने से डर रहा था क्योंकि अगर उसने सच बोल दिया तो उसकी जान जा सकती थी। मजबूर होकर आदमी ने प्लान बी शुरू किया। उसने अर्नो से चुपके से एक चीज लाने को कहा लेकिन अभी भी उन्हें एक अहम सामान की जरूरत थी, उस बदकिस्मत कैदी का चश्मा। अगली बार खाना मिलने पर उस कैदी की आंख के पास बड़ा नीला निशान था जबकि उसका चश्मा अब लॉन्ग भाई के हाथ में पहुंच चुका था। इन सब चीजों को जोड़कर लॉन्ग भाई ने एक देसी सेक्स टेंट बना लिया। अब बस रात में इसे जहाज के डेक पर ले जाकर समुद्र की क्षितिज रेखा और ध्रुव तारे के बीच का कोण नापना था जिससे जहाज की सही लोकेशन पता चल सकती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब जेलर की नजर ब्लैक बॉस और लॉन्ग भाई दोनों पर थी, इसलिए उनका खुद डेक पर जाना नामुमकिन था। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, किसी नए आदमी को अपने प्लान में शामिल करना और इसके लिए सबसे सही इंसान था एक गंजा कैदी जो ब्लैक बॉस का दुश्मन माना जाता था। ब्लैक बॉस तुरंत लड़ाई का बहाना बनाकर उससे मिलने पहुंचा। उसने कहा, तुम मरना चाहते हो या यहाँ से निकलना चाहते हो? अगले ही पल गंजा कैदी जेलर के ऑफिस में पहुंच गया और बोला कि कुछ कैदी जेल में दंगा करने की योजना बना रहे हैं। उसने कहा कि अगर उसे एक बार चांदनी में प्रार्थना करने की इजाजत दी जाए तो वह उन लोगों के बीच घुसकर पूरी जानकारी निकाल सकता है। जेलर पहले से जानता था कि वह बेहद धार्मिक इंसान है, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। डेक पर पहुंचने के बाद गंजे ने नमाज और प्रार्थना की एक्टिंग करते हुए चुपके से सेक्स स्टैंड पर निशान बना दिए। जब वह सामान वापस लॉन्ग भाई के पास पहुंचा तो उसने सिर्फ एक नजर डालकर पूरा हिसाब निकाल दिया। उसने बताया कि जहाज लगभग 30 डिग्री 20 सेकंड दक्षिण दिशा में है। फिर उसने टॉयलेट के पानी के घूमने की दिशा देखकर अंदाजा लगाया कि वे उत्तरी गोलार्ध में मौजूद हैं। उसी दौरान कुछ दिन पहले आए नए कैदी ने बताया था कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त मोरक्को में रहता है। अगर उसे इस जेल की जानकारी मिल जाए तो वह किसी भी कीमत पर बचाने जरूर आएगा। लेकिन इस अंधेरी और बंद जेल से बाहर खबर पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। मजबूर होकर लॉन्ग भाई ने एक बार फिर खुद को घायल करवाया और मेडिकल रूम पहुंच गया। पिछली मुलाकातों में वह समझ चुका था कि डॉक्टर अंदर से अच्छा इंसान है। उसे याद था कि पिछली बार उसने मेडिकल उपकरण चुराए थे और डॉक्टर जरूर समझ गया होगा कि सामान गायब है। फिर भी उसने जेलर से शिकायत नहीं की थी। इससे साफ था कि वह भी जेलर की क्रूरता से नफरत करता है। काफी विनती करने के बाद आखिरकार डॉक्टर मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने साफ कहा, यह पहली और आखिरी बार है। डॉक्टर की मदद मिलते ही उसी रात लॉन्ग भाई ने शीशे पर एक खास पैटर्न में दस्तक देना शुरू कर दिया। जेलर तुरंत समझ गया कि यह मॉर्स कोड है। कोड पढ़ने के बाद उसे पता चला कि अगले दिन सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। ऊपर से सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा था कि लॉन्ग भाई हाल ही में सी ब्लॉक के कैदियों से लगातार मिल रहा था। इसीलिए जेलर ने पहले ही बड़ी संख्या में गार्ड्स को सी ब्लॉक के आसपास तैनात कर दिया। लेकिन जेलर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब लॉन्ग भाई का बिछाया हुआ जाल था। अगले दिन सी ब्लॉक में कोई दंगा नहीं हुआ, बल्कि पूरा हंगामा बी ब्लॉक में शुरू हो गया। जेलर गार्ड्स को संभाल पाता उससे पहले ही लॉन्ग भाई और उसके साथियों ने एक गार्ड को गिराकर उसकी बंदूक छीन ली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे सीधे डेक की तरफ नहीं भागे। वे पूरी जहाज में पावर रूम खोजने लगे, क्योंकि लॉन्ग भाई जानता था कि जैसे ही भगदड़
पहुंचेगी, जेलर सबसे पहले सारे दरवाजे लॉक कर देगा। अगर उन्हें बाहर निकलना था तो पूरी जहाज की बिजली काटनी जरूरी थी। लेकिन पावर रूम खोजते समय उन पर अचानक गार्ड्स ने हमला कर दिया। मुठभेड़ में गंजे कैदी को गोली लग गई। दोनों उसे सहारा देकर आगे भागने लगे। काफी मुश्किल के बाद वे एक भारी दरवाजे के पीछे छिपने में कामयाब हो गए, मगर गंजे की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। ऐसे में लॉन्ग भाई ने ब्लैक बॉस से कहा कि वह गंजे को लेकर डेक की तरफ भागे, जबकि वह खुद बिजली काट कर बाद में पहुंचेगा। गंजा समझ चुका था कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए उसने खुद रुककर गार्ड्स को रोकने का फैसला किया। कुछ ही देर में गार्ड्स ने दरवाजा उड़ा दिया और गंजे ने आखिरी सांस तक उनसे लड़ाई की, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वह सिर्फ कुछ सेकंड ही टिक पाया और आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। उधर लॉन्ग भाई आखिरकार पावर रूम तक पहुंच गया। उसने एक गार्ड को बेहोश किया और तुरंत पूरे जहाज की बिजली काट दी। जैसे ही अंधेरा छाया, डेक के पास इंतजार कर रहा ब्लैक बॉस तुरंत ऊपर की ओर भागा। उसी समय पहले से तैयार हेलीकॉप्टर भी नीचे उतर आया और उसे अपने साथ ले गया। हालांकि ब्लैक बॉस अब सुरक्षित था, लेकिन उसने अकेले भागने से इनकार कर दिया। वह अपने साथी लॉन्ग भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इधर जहाज के अंदर जेलर भी अपने लोगों के साथ पावर रूम पहुंच चुका था। उसे पूरा यकीन था कि लॉन्ग भाई अभी भी जहाज के अंदर ही छिपा है, क्योंकि बिजली जाते ही उसने पहले ही गार्ड्स को डेक की ओर जाने वाले हर रास्ते पर तैनात कर दिया था। उसने तुरंत बिजली दोबारा चालू करने का आदेश दिया ताकि लॉन्ग भाई कहीं छिप न सके। लेकिन जेलर को नहीं पता था कि यह भी लॉन्ग भाई की योजना का हिस्सा था। जैसे ही बिजली वापस आई, जहाज का ड्रेनेज सिस्टम अपने आप चालू हो गया और पहले से पानी के टैंक में छिपा लॉन्ग भाई उसी बहाव के साथ बाहर निकल गया। हालांकि वह जहाज से बाहर निकलने में सफल हो गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह समुद्र की सतह तक पहुंचा, ऊपर जहाज के डेक पर तेल से भरे बैरल में धमाका हो गया। कुछ ही सेकंड में पूरी जगह आग की लपटों से घिर गई। इसी बीच दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर मोरक्को के तट पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही लॉन्ग भाई हैरान रह गया। उसे तब समझ आया कि जिसने खुद को पहले सरकारी अधिकारी बताकर यह मिशन दिया था, वह असल में ब्लैक बॉस की बेटी थी, और जो एग्जिट कोड उसने दिया था वह कोई सरकारी कोड नहीं, बल्कि पिता पुत्री के बीच का सीक्रेट संकेत था। अब लॉन्ग भाई समझ चुका था कि ब्लैक बॉस शुरू से ही उसी तक पहुंचना चाहता था। हालांकि यह जानकर कि यह पूरा प्लान बाप बेटी की चाल थी, लॉन्ग भाई नाराज नहीं हुआ, क्योंकि इस सफर में वह ब्लैक बॉस को अपना सच्चा भाई मानने लगा था। यहीं पर कहानी खत्म होती है।